आचरण पॉडकास्ट लेकर मैं आपका दोस्त, आपका मित्र टीएन मनीष। दरअसल बहुत दिनों से ये मन में चल रहा कि आखिर हमारा जो समाज उसको लेकर हर कोई सिर्फ यही कहता है कि कब तक छिलके उतारोगे, ये तो प्याज है, कब तक दोष निकालोगे, ये तो समाज है। तो समाज में बुराइयां, दोष, कमियां रिश्तों के बीच में कम हम आप सब रायचंद बनकर बहुत अच्छे से निकालते। लेकिन एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी दुनिया अलग है जिस दुनिया में लोग इन दोषों के बीच से गुणों को छानते हैं और उसके बाद बिखरते टूटते परिवारों को और रिश्तों को जोड़ने एक सेतु, एक ब्रिज, एक पुल का काम करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत जिनके किरदार में अब तक के जीवन में 3 तरह के रंग रहे। प्रदीप कश्यप हमारे साथ हैं, जो इस समय सीनियर काउंसलर के तौर पर, एक ट्रेंड मीडिएटर के तौर पर एसपी ऑफिस परिवार परामर्श केंद्र के अलावा कुछ ऐसे खास प्रकरणों पर भी पूरी तरह से न्यायालयीन प्रक्रिया में पहुंचने के पहले, यानी अदालत कचहरी की तहरी में जाने से पहले ही कुछ ऐसे प्रकरणों को वो अपनी समझाइश से, अपनी बातों से, अपने अनुभव तजुर्बों से दोनों पक्षों संवाद के जरिए विवाद से दूर करते हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रदीप। आज धन्यवाद। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने शुरुआत छात्र राजनीति से की, फिर आप मुख्यधारा की राजनीति में भी कई चेहरों के साथ नजर आए, उसके बाद आपने एक दौर एनजीओ में अपना जीवन दिया और उस दौर में मैं साक्षी रहा हूं कि आपने एनजीओ फोरम के नाम से प्रदेश स्तर पर एनजीओ को एक जाजम, एक मंच दी। फिर बिना एलएलबी के, बिना किसी विधिक पढ़ाई के और इस क्षेत्र में आकर और जजों के साथ, अलग अलग न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के साथ बैठकर ऐसे मामलों को सुलझाने का मौका। क्योंकि तीनों ही चीजें मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप पहले अपनी बात। आचरण न्यूज का मैं आभार व्यक्त पहले ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अपना जो काम करने का तरीका है, कौन से विषय वो हम चुने और फिर जुनून के साथ उसमें भेजा। और मैं सबसे पहले टीएन मनीष साहब जो आचरण प्रेस से हैं, मुझे इन्होंने याद किया। मैं थोड़ा सा अलग महसूस कर रहा हूँ कि मैं पता नहीं कितने दिनों से ये बात सोच रहा था कि जिस जुनून और जिस मेहनत के बल पे हमने एक विषय चुना था कि समाज में आए दिन हिंसा, गृह क्लेश और गृह क्लेश इस कदर होता है, गृह क्लेश में लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। एक समाज के नागरिक होने के नाते, समाज के सिपाही होने के नाते हमने हमेशा कुछ ना कुछ नया विषय चुना। मनीष जी ने आज मुझे पहचान लिया, मुझे बुलाया, तो मैं अंदर से तो गदगद हो ही रहा हूँ। उनका जरूर मैं उस पूरी मीडिया ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं जैसा आप बता रहे थे मनीष जी, हमारा अपना सोच है। हमने सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में, एनजीओ सेक्टर में हमने काम कर लिया, चिकित्सा के क्षेत्र में भी शुरू 78-79 में हमने काम कर लिया,
विभिन्न अदर संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर लिया कि जुडिशरी में हम कैसे जाएं। तो 2011 में मीडिएटर की ट्रेनिंग में सामाजिक क्षेत्र से मुझे मौका मिल गया प्रशिक्षण लेने का ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ के द्वारा। तो मैंने वो प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण देने के बाद जो मुझे ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग में जो तरीके सिखाए गए समझौते के, तो लोग में झगड़ा हो, दो लोगों में कोई विवाद हो, विचार न मिलते हो, उनको हम एक कैसे कर पाए, उन दोनों को कौन सी सलाह कैसे दे पाए, उसको फिर मैंने अपने जहन में उतारा। उस ट्रेनिंग के मुझे फायदा हुआ। मनीष जी 2015 फरवरी ग्वालियर हाई कोर्ट में तत्कालीन हमारे जो न्यायमूर्ति थे वहाँ जस्टिस सी नागू साहब, उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें मीडिएटर सोशल सेक्टर के साथी थे और जस्टिस सी नागू साहब ने वहाँ उस मीटिंग में जो बात निकल के आई कि आप लोग ट्रेंड मीडिएटर हैं, तो मीडिएटर जब केस हाई कोर्ट से आएंगे या कोर्ट से आते हैं, उसमें जब हम कंप्रोमाइज कराते हैं तो हमको कोई ना कोई मानदेय मिलता है। प्री लिटिगेशन स्टेज पे कंप्रोमाइज का एक बात जब आई और जस्टिस नागू साहब ने कहा कि ये इसमें कोई मानदेय नहीं है, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं था। मैंने कहा साहब इसमें हम और हमारी पूरी टीम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भाव रहा होगा कि समाज में, देश में, इस पूरे राष्ट्र में सब कुछ हमको दिया है, हमने जो भी कुछ दिया है, तो अब पेबैक करने का मौका है, हम उनको रिटर्न क्या है, कहीं ना कहीं ये सोच रही थी मुझे लगता है कि मुझे देने का मौका मिल रहा है। मुझे जब इतना सब कुछ मान सम्मान मिल गया, हम अपने समाज को क्या देके जा रहे हैं, हमारी वो एक रहीम रही है। और उसी को चयन करते हुए एक मौका हमें मिल गया ग्वालियर। और वहाँ जब आदरणीय हाईकोर्ट ग्वालियर द्वारा जन सुनवाई के जो केस हैं ग्वालियर में, चाहे वो कलेक्टर महोदय के यहाँ हो, महिला थाने में हो, एसपी साहब के यहाँ हो, सीओ जिला पंचायत हो या नगर निगम कमिश्नर साहब हो, ऐसे केस जो परिवार से संबंधित थे, उन्हें वहाँ हाईकोर्ट में आमंत्रित किया। हमारी टीम जो ट्रेंड मीडिएटर थे, कुछ सोशल सेक्टर के साथी थे, वो सब वहाँ बैठ के उसमें जब हमने कंप्रोमाइज 150 कंप्रोमाइज बड़ी आसानी के साथ करा दिए, तो इसमें कोई मैं अपने आप को गौरवान्वित हूँ। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ग्वालियर को भी लगा कि ये बड़ी अच्छा एक व्यवस्था बन गई है। तो और लेकिन हाईकोर्ट ने जब देखा कि ये डिस्ट्रिक्ट स्तर के केस ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, तो हम लोगों की जो टीम थी, या खासतौर पर मुझे, मैं बैठा ग्वालियर जिला न्यायालय में, जब बैठने का मौका मिला, वहाँ भी यही केस आते थे। तो 400 से भी ज़्यादा कंप्रोमाइज वहाँ कराए, 150 कंप्रोमाइज हाईकोर्ट में कराए। अब जब ये तो जब था ही, हमने देखा है ये केस कहाँ से आते हैं कि एसपी ऑफिस से आ रहे हैं, महिला थाने से आ रहे हैं। तो जब पता लगा कि ग्वालियर में एसपी ऑफिस में ही परिवार परामर्श केंद्र चलता है, ये केस वहाँ से आते हैं, फिर नोटिस निकलता है, तो मैंने कहा बहुत कुछ बचेगा वही के बाद। तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोग को वो मौका भी दिया, क्योंकि वहाँ परिवार परामर्श केंद्र शुरू कर रहे थे। और हसीन साहब एसपी साहब थे, उन्होंने हमको परिवार परामर्श केंद्र देखने के लिए सीपरी भेजा, क्योंकि सीपरी में यहाँ से पहले परिवार परामर्श केंद्र चलता। तो वहाँ का एक सोशल सेक्टर के 3-4 साथी थे, उनकी एसआई मैडम, एक कर्मचारी और पुलिस का एसपी साहब ने हमको वहाँ भेजा। हमने जब वहाँ का जो देखा, फिर वहाँ के फॉर्मेट और वो सब ला के ग्वालियर में चालू किया, आज दिनांक तक चलता। और मैं इसमें बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जो ट्रेनिंग हाईकोर्ट ग्वालियर से मिली, उसके बाद बीच बीच में भी मुझे सीखने का जो मौका मिला है। अब मुझे इतना अनुभव हो गया है कि पति पत्नी अगर लड़के आ जाएंगे तब भी मैं उनमें कंप्रोमाइज करा दूंगा, मैं अपने आप कैसा मुद्दा,
इतनी भी कटुता बढ़ गई। नहीं, कटुता तो बढ़ गई है, लेकिन कटुता को कम करने का ट्रेनिंग हम मिली हुई है। मैं वही पूछ रहा हूँ हमको हमको भी अंदर क्योंकि आपको ना सवाल है दूसरे। नहीं, तो ऐसे बहुत से ऐसे केस हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंटल पुलिस के केस ही आ जाते हैं, कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के केस आ जाते हैं। अभी तक हम ये मानते थे कि छोटे समाज में ये ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे कई समझौते हैं जो हमने यहाँ से बच्ची दुबई, लड़का कहाँ है कि दुबई, नोटिस वगैरह फोन करके बुलाया गया, आगरा का केस था, ग्वालियर में बातचीत करके लिया। और सबसे अच्छी जो हमको फॉलोअप के मामले में, जैसे दो पति पत्नी में समझौते कराए, अब उन्हें थोड़ा सा ठीक चले, उनके माता पिता का रोल हम अदा कर रहे हैं, तो उनसे हम कह देते हैं यार आपको इस तारीख को दोनों आना है, दोनों से अलग अलग पूछ लिया, थोड़ा सा समझा दिया, फिर उनको जो लगता है कि ये फिर बुला रहे हैं, आप नहीं डरते, फिर हम उनको 2-3 महीने में एक बार फॉलोअप के नाते अपने पास बुलाते हैं, तो झगड़ा ही बंद। कई ऐसे केस आते हैं नरेश जी, जो पहले तो आते हैं, जो लगता है कि तलवार निकाल के अभी एक दूसरे को बातें कर रही हैं। हाँ। और उसके हमारे पास 1 या 2 तारीख के बाद वो हंसते हुए जब जाते हैं गले में हाथ डालकर, थोड़ा ऐसा सुकून महसूस होता है। इतना ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ जो समधी है, समधन है, उन सबको भी एक साथ बैठ के बात करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य परिवार के लोग नहीं चाहते कि जो बच्ची है उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के साथ अलग जाऊं, लेकिन उस बच्ची को जो खुशी है डिलीवरी के टाइम पे, उसको सबसे ज़्यादा उसकी माँ की या सास की जरूरत पड़ेगी। ये सब बातें जब हम उनको समझाते हैं तो बच्चियाँ भी समझती हैं और बच्चा भी समझता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि चंबल की माटी, ग्वालियर की कल्चर, सुमाना यहाँ की तासीर, यहाँ की तासीर में परंपरा भी है, संस्कार भी है, सब है, उसके बावजूद लेकिन ये मामले आ रहे हैं, तो ज्यादातर मामले लड़की के जिद से जुड़े दिखते हैं या लड़कों की जो मेरा टेसू नहीं खड़ा वाली बात। आपने एक शब्द बता दिया, चंबल, मुझे कैसे आता, हाईकोर्ट के मीडिएशन सेंटर में बैठते थे हम, एक प्रकरण था यहाँ महाराजपुरा थाने के आसपास का, सिर्फ इस बात पे चंबल के जो हमारे साथी हैं, जैसे लोग रहते हैं, वही कि इस लड़की ने हमको आने की सिद्धि चढ़ा दी, अब इसको हम किसी कीमत नहीं मार्क का भी कि आपने चंबल बताया। अब जब हमने उन साहब को समझाया कि इस बहू की या इस लड़की की गलती थी, तो सरकार ने नंबर लिख रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर। भाई अगर घर में कुछ होगा या ठाकुर साहब या भाई साहब, आपको भी रास्ते में कोई लूट आपके साथ होगी तो आप भी 100 नंबर डायल करोगे। उसने भी अपने घर में छत पर जाके 100 नंबर डायल कर दिया। अब 100 नंबर डायल करोगे तो पुलिस घर आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी तो हो सकता है टीआई साहब के पास तक जाओगे, टीआई साहब ने बना के समझा दिया, भेज दिया। अब सिद्धि चढ़ा दी, इसको अपन ना की बात ना बनाए, क्योंकि ये तो सरकार की व्यवस्था है। अगर तुम अपनी स्कूटर से जा और सामने वाले तुम्हारी टक्कर, बेशक कुछ नहीं हुआ, अगर उसकी गाड़ी में नुकसान और वो तुमको थाने ले जा रहा है तो तुम क्या करोगे? वो सिद्धि या पुलिस के ट्रैफिक वाले ने तुमको बोला चलो दोनों में भैया क्या चलो, वो सिद्धि चढ़ने पर नाक की बात नहीं है। पराई जो महिला हमारे घर में है, हम परिवार के 4-5 बेटी है, हम घर में एक घर के 4-5 लोगों को अकेली है, उससे थोड़ी चिक हुई, वो गई अंदर कमरे में फोन डायल करती है। तो ये इसको भी जिद नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे किया? उनको समझाया, ये व्यवस्था तो गवर्नमेंट की है, इसमें उस बच्ची ने तो 100 नंबर मात्र डायल किया है, दिया कैसे? ये नंबर तो सरकार ने दिया। आप उस पे उस बहू को या उस लड़की को दोषी मानते हैं तो वो उनकी समझ में बात आई। तो मुझे ये बात आपकी चंबल को उस पर याद आई, कई ऐसी जिद की बातें हैं। और अमूमन ये लोग कहते हैं कि साहब इसने हमें सिद्धि चढ़ा, तो उसका हमने ये जवाब क्या है, जो तो बड़ी सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक बात और देखी मैंने कि यहाँ पर बहुत छोटी सी
तिल का ताड़ राई का ताड़ 2 मिनट में बन जाता है। तो उसके पीछे कौन सी मानसिकता इनकी काम करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। आखिर क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा निकलता है कि पूर्व के संबंध निकलते हैं, कि वैधता संबंध निकलते हैं, या फिर वाकई सास ससुर से परेशानी होती है? मतलब असली कितने रहते हैं और कितने ऐसे होते हैं जो फैब्रिकेटेड है कि मुझे तो अब नहीं रहना, तो मुझे तो बहाना नहीं। किस तरह का अलग अलग कैसे होता है? इसमें कई केस तो आ गए लड़के जिद पे, हमने कहा नहीं साहब मुझे नहीं रहना, समझाया कि नहीं रहना, डाइवोर्स हो गया तो। अच्छा, अब डाइवोर्स ने उसने अपनी कहीं व्यवस्था देख ली, लड़की ने अब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग। तो दोनों ने अपना अपना साथी भी 3.5 महीने बाद वो लड़की दौड़ के आई हमारे पास। तो एक दिन मिले, दूसरे दिन एक दिन हम मिले ही नहीं, दूसरे दिन जब मिले तो बोली साहब इससे तो पहले ही वाला पति ठीक था। अच्छा, तो ये एक जो वर्तमान में जो इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है, हाँ, सोशल आधुनिकता का बहुत बड़ा रोल है। हम तलाक शब्द तो जो आता है वो तलाक बोलता चला आता है। तलाक के बाद दूसरा वाला पति या दूसरी वाली पत्नी हमको हमारे जैसी हम चाहते हैं वैसी ही मिलेगी, या जो हमने सोच रखी है वैसी मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ वो जब ये बोल रही है कि हमने तो कहा उसकी तो शादी हो गई और उसको तो ज्यादा अच्छी पत्नी मिल गई, वो उनका उनसे भी तो बस गया। फिर अब वो अरे साहब यही बात, ये लड़की के साथ ही नहीं, ये बात लड़कों के साथ भी होती तो ना घर के ना घाट के, भर के ना घाट के। अब यहाँ भी तलाक ले लो। तो तलाक से पहले बहुत से ऐसी स्टेप हैं जिस पे हमें विचार करना चाहिए। तलाक जिस माता पिता ने हमको, अच्छा जिसको देखो वो मरने की बात करता है। हाँ, लड़का मैं मर जाऊंगा, लड़की मैं मर जाऊंगी, ट्रेन के आगे जाऊंगी, तालाब में कूद जाऊंगी, नदी में कूद। मेरा अधिकतर समय मेरा खास तौर पे इसी में जाता है कि सबसे पहले तो मैं उन्हें सुसाइड से दूर करता हूँ। उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे होने के बाद भी माता पिता मरने की बात करते हैं, तो उनके बच्चों का हवाला हम देते हैं, बेटा कहाँ जाएंगे इनको आपके मरने के बाद तो फिर कटोरे हाथ में है। दादा दादी नाना नानी कब तक देख? नहीं, कोई भी पराया व्यक्ति उतना नहीं देख सकता जितना माता पिता देखते हैं। अब कई ऐसे केस मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत से ऐसे केस में जिसमें बहू अपने बच्चे को अपनी सास और ससुर की तरफ जाने ही नहीं देती। अच्छा, उनसे इतनी ज़्यादा शिकायत है कि साहब ये बच्चा इधर गया तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब हमारा जो समझाने का तरीका और प्रयास है, ब्याज जो ज्यादा प्यारा है कि मूल, ये बात है ना। ये बात तो उनके लिए है। हाँ। लेकिन इसको जब ये बात हम ये कहते हैं कि बहू तुम मेरे कहने से, हाँ, तो इस बच्चे को इनके यहाँ 15 दिन जाने दे। 15-20 दिन बाद उस सास ससुर का रोल इतना बदल जाता है बच्चे की वजह से, बच्चे के प्यार की वजह से, अपनी बहू के प्रति भी। अच्छा, क्योंकि उन्हें तो बच्चा प्यारा है। हाँ, तो बोले हमको अपने कोई भी सास या कोई भी दादी और कोई भी नानी बच्चे को जितना प्यार से रख सकती है, कोई सर्वेंट नहीं रख सकता। सही बात है। तो ये बात दादी माँ और दाई माँ में अंतर है ना, बहुत अंतर है। मैं समझा के इतने केस भेजता हूँ साहब कि दादी से बात कर लो, और मैं बहू को तो जैसी भी हंस के बात करके तय होती है, सास ससुर सबसे बात हो गई, उसके बाद मैं लाड से कहता हूँ कुछ नहीं करना तुझे, सवेरे उठ, 1 कप चाय बना, ससुर साहब को पकड़ा, पैर पे हाथ रख और चली जा, दिन भर तेरे माला जपेंगे वो, और जय सास के साथ कर। बहू मेरी बड़ी गुणी है, कुछ नहीं करना। अच्छा बुजुर्ग व्यक्ति चाहता भी कुछ नहीं, सम्मान चाहता है, 2 वक्त की रोटी उसको टाइम पे मिल जाए, अगर वो बीमार है तो दवाई का थोड़ा सा ध्यान रख ले, और अगर कोई आ जाता है तो उनके सामने उसकी बेइज्जती। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। लेकिन मनीष जी, आपने मुझे जहाँ बुला के मेरी बात जो सुनी, या आम जन तक मेरी बात जो आप पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो चाहता था बहुत दिनों से ये
कि समाज में जब हमने जो चुना है तो इसका तो लोगों तक पहुंचे ना। लोगों तक पहुंचे, और यही नहीं पहुंचे। मैं तो मध्य प्रदेश में कह रखा है, और भी जिले में कहीं जरूरत है तो हमारी तो टीम है, और कोई टीम नहीं हो तो मैं हूँ, बिल्कुल फ्री भाव में मैं सेवा देने को तैयार हूँ किसी भी जिले में हमारी जरूरत पड़े। अच्छा, कुछ ऐसे प्रकरण प्रदीप जी के कम उम्र में जैसे ही बालिग हुए, बालिग होते ही मर्जी से आपने शादी कर ली, प्यार का भूत उतरा, जीवन की कड़वी सच्चाई सामने आई, तो पता लगा कि माँ बाप पहले ही हट चुके, कि तूने हमको बदनाम कर दिया, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। और उधर से लड़के का भी बोले, अच्छा हमारी प्रतिष्ठा पे तूने इस तरह से आ चलिए, अब तेरा हमारा कोई नहीं। तो जब दोनों उस दोराहे पर खड़े हुए हों और उस जगह पर आए हो कि अब हमको कोई ऐसी बात आप बताओ साहब कि हम कहाँ जाएं, या दोनों का भ्रम टूटा हो तो दोनों के बीच में कलह शुरू हुई हो, और फिर आईना दिखाओ सच्चाई का कि नहीं, ये तो हम जिसको अपना समझ रहे थे उसके चक्कर में माँ बाप को भी छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दिया, और अब ये जिसके लिए मैं आई वही मेरा नहीं हो रहा है, वो मेरे को 2 टाइम की रोटी नहीं दे पा रहा। ऐसे भी बहुत केसेस, छोटी उम्र में बिना सोचे समझे, हाँ, छोटी उम्र में ये आधुनिकता में फिल्में देख के, विपरीत आकर्षण कह लो आप, स्टोरी देख के, या विपरीत आकर्षण, आकर्षण भी है, हाँ, और आजकल बहुत ज्यादा है जी। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। दोनों मिल गए, हाँ, और उनने फिल्में देख रखी है, मंदिर में शादी कर ली, हाँ वही सब, बाद में माता पिता को पता लगा, तो एक पक्ष, अब उनका समाज भी एक नहीं है, हाँ वही विजातीय है जो सामना करना पड़ता है, वो एक हो नहीं पाते बाद में, क्योंकि वो फिर लड़ गए, उनने ना समझी में शादी की, शादी कोई खेल तो है ना। पहले उन्हें लगता था कि जो भी सपने देखे हों, दिखाए हों एक दूसरे को, माया नगरी वाले उसके बाद ऐसे केसों में भी हमें कंप्रोमाइज कराने में सफलता कम मिली है। अब पसीने आते हैं, पसीने, क्योंकि इनने तो शादी ही बंद कर दी। अब शादी कर ली अपनी मर्जी से, सरकार से या पुलिस से चाहते हैं वो प्रोटेक्शन कि हमको, हाँ, सुरक्षा दो, कि जब वो पति नहीं मिल रहा, अभी कल परसों की बात है, हाँ, हाँ, शादी हो गई है, पति देवता आउट है, लेकिन पुलिस से चाहते हैं कि पति को ढूंढ के हमें दे दो। पति खूब पूछते हैं, फोन नंबर मिल जाए, उसका कोई एड्रेस मिल जाए, कि नहीं साहब वो 3 महीने पहले तो आए थे, उसके बाद नहीं मिले। ऐसे बहुत से केस हैं, कुछ लोगों को झांसा दे के भी शादी कर रहे हैं, हाँ, ऐसे केस। इससे भी खास तौर पे बच्चियों के या लड़कों के लिए भी मेरा तो ये सुझाव है कि जो शादी वो अपने माता पिता की सहमति से या समाज की सहमति से करेंगी, उसमें सफलता मिलेगी, परसेंटेज ज़्यादा। अकेले रहने वाले केस हमारे दरवाजे पे आके खड़े होते ही हैं, है ना। हाँ, उस समय फिर आप भी कुछ चाह के भी नहीं कर पाते हैं, वो क्या करेंगे। अब मजेदार केस तो ये है कि 2 लड़ गए, एक लड़का एक लड़की, पति पत्नी अलग, तलाक की बात कर रहे हैं। अब एक वो पत्नी कह रही है कि मेरा हक है, दोनों बच्चे मैं लूंगी, पति कह रहा है दोनों बच्चे मैं लूंगा। ऐसी स्थिति में भी हमारा जो उनको समझाए इसका तरीका है, वो भी एक अलग चला जाता है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी मोटी बात आई दिमाग में, होता यह है प्रदीप भाई कि एक बार अगर आपने कचहरी कोर्ट के सीढ़ी चढ़ ली, चाहे वो आपके तलाक का मसला हो या किसी भी तरह, तो जो लंबित प्रकरणों का बोझ है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में लचीलेपन के नाते तमाम तरह के कानून लचीला है, और प्रो वुमन होने के नाते दुरुपयोग के भी चांस, उसके बावजूद इन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस दौर में। और अगर वो उस जगह जाने के पहले आपसे समझ के और आपसी समझ बना लेते हैं, तो किस तरह का देखते हैं। नहीं, इसमें आपकी बिल्कुल, आपका ये प्रश्न भी बड़ा बेहतरीन है। इसमें लोग
एकदम जैसे चिक चिक लड़ाई झगड़ा हुआ और दौड़ के थाने पहुंचते हैं। हाँ थाने गए और सीधा उन्हें महिला थाने पहुंचना है और FIR करो। लेकिन न्यायालय ने थोड़ा चेंज किया है। हाँ प्रशासन जो न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन है, क्योंकि ये एकदम गुस्से में जो पत्नी या पति दरबार में आया है उसकी काउंसलिंग कराते हैं और लगभग 3 काउंसलिंग जिसमें पति पत्नी दोनों उपस्थित रहे या पक्ष विपक्ष दोनों उपस्थित रहे, फिर बात अगर नहीं बनती हो तब FIR की बात आती है। वर्तमान व्यवस्था तो ऐसी है, डायरेक्ट FIR अभी करते भी नहीं है। तो महिला थाने में भी आप देखेंगे कि काउंसलिंग सेंटर ग्वालियर महिला थाने में है और मेला लगा रहता है। उसका कारण है कि TI साहब डायरेक्ट FIR नहीं करते, वो पहले काउंसलिंग, और काउंसलिंग में भी दोनों पक्षों को बुलाकर बड़े सीनियर अनुभवी काउंसलर्स वहाँ बैठते हैं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब लगता है कि पानी सिर के ऊपर है तब FIR की बात आती है। नहीं तो प्रयास जो रहता है हमारा कि कोर्ट कचहरी की दहलीज से पहले वो अपने घर पहुंच जाए, इससे हम बचाते हैं। क्योंकि ये आपने भी अभी एक बात उठाई थी बड़ी अच्छी, कि एक बार सिद्धि छा गए चलते रहो, फिर वो तारीख पे तारीख वेदी पे आएगी बात, है ना। हाँ वहाँ आप आसानी से, लेकिन इसमें कोई जास्ती करता है, चाहे वो लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, अगर जास्ती करता है तो कार्यवाही होना चाहिए, इसमें हम भी इसमें कहीं सहमत से। लेकिन जास्ती नहीं है, वैसे ही जरा जरा से मनमुटाव में हम तलाक की बात करते हैं, मनमुटाव में घर बिगाड़ने की बात करते हैं, बच्चे 2-2 बच्चों को लेने की बात भी जब आती है। और फिर अभी तो ऐसे भी केस है, कल ही था बड़े सिफारिश वाला मामला, बोले कि साहब बच्चे से मिलवा दूं, अच्छा तलाक हो गया, अब तलाक होने के बाद बच्चे से मिलना है। कोर्ट में है एक लाइन कि इनको बच्चे से मिलने का फलानी जगह थाने पे इन्हें मिलाया जाए। अब मिलने आया, चलो हमारे यहाँ आ गया था यहीं, तो प्रयास करके उसे बुलाया गया, बच्चे भी आ गए, बच्चे की मम्मी आ गई, पुरुष पक्ष ये कह रहा है कि हमें अपने बच्चे से मिलवा दिया, नाती पोता जो भी है ना। तो उसकी लड़का आया, उसकी माँ आई, लेकिन वो बच्चा जो आया वो मिलने नहीं चाहता। ये एक नई बात थी, ये अभी की बात है, रिसेंट है। बच्चा होगा मेरे ख्याल से 7-8 साल का ही है, छोटा सा बच्चा। मम्मी वो जाना ही नहीं चाहता होता। किससे नहीं मिलना चाहता? माँ बाप पिता से। पिता समझ गया। तो नहीं तो क्या माँ ने हो गया, माँ ने उसको क्या इस तरह से अपने पति के मतलब पिता के प्रति, उसके पिता के प्रति उसको वो कर दिया है। अब वो कर दिया है या उसके पिता के उस बच्चे के संग क्या संबंध रहे हो, कैसा उन्होंने व्यवहार किया हो, दोनों बातें आती है ना। हाँ, बचपन से मारा, हमने अपने बच्चे को कैसे प्यार दिया, तो वो है मेरे परिचित है। वो मना कर दिया साहब? नहीं, लड़के को कई बार मैंने, कांस्टेबल भी हमारी बैठी थी साथ में, उनसे ले, मैं खुद उसे लेके गया, बोला चल बेटा मिल ले। वो खिंचके दौड़ के दूर अपने। तो उस समय बाप की हालत क्या होगी प्रदीप जी? बाप की हालत, बाप तो कल फिर कह रहे थे मुझसे कि ऐसी कोई व्यवस्था बना दो। मेरे बच्चा बिना प्यार के नहीं मिलता। तो वो आपको उसने कुछ अपनी बात बताई जो पिता ने कि हाँ कश्यप साहब मेरी यहाँ पे गलती ये रही कि मैंने बच्चे को वास्तव में ये कुछ बात नहीं बताई, लेकिन इस केस को देख के बड़ा अजीब लगा। मेरे परिचित का है, जानता हूँ अच्छी तरह से उनको, और मैं समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो आता ही नहीं। लेकिन इसमें दूसरी बात, पिता की माँ जो उस बच्चे की दादी है, हाँ, वो सिर्फ उस बच्चे को देख के ही प्रसन्न हो जाती है। नहीं मिल रहा भाई, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरी तो इतने में ममता है। एक बुजुर्ग का वो जो देखा, वो भी एक तरीका बड़ा अच्छा। लेकिन आखिर में ये 2015 में जब आपने शुरू किया था, उस समय के प्रकरणों की मूल प्रवृत्ति, स्वभाव, और अब इन 10 सालों में बदलाव, अब वो बदलाव तो ये आधुनिकता का है। आज जितने लोग आते हैं, जितने बच्चे केस, पहले इतने केस नहीं थे। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बैठ रहे थे
आज जी स्थिति है, जैसे बैठते हैं एसपी ऑफिस के परिवार परामर्श केंद्र में तो लाइन लगी रहती है। मंगलवार को मैं देखता हूँ मेला लगता है। जिस घर में जरा सी चिक चिक हो जाए हाँ। वो सीधा एसपी साहब पे जाना चाहता है। तो आपको लगता नहीं पहले लोग सोचते थे समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, वो सब अब खत्म है क्या? नहीं, प्रतिष्ठा अब पंचायत पहले होती थी, पंचायत में या समाज का जो मुखिया, घर का मुखिया भी कोई कह देता था वो बात फाइनल हो जाती थी। आज नहीं है। आज पिता से बच्चा ये पूछता है कि आपने जब 1 बीघा जमीन फलाने सिंह को या मुरार में कैसे दे दी? बाप कह रहा है मेरी जमीन मैं जिसको मैंने कमाई, मैं दान जो कर दूं। मैंने दूं किसको दूं? हाँ। कह नहीं ऐसे कैसे दे दोगे, उस पर लड़ने को तैयार। बच्चे पिता से ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। अभी एक प्रकरण आया था, वो आया था कि आपके पास वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अल्लाह, तो उसमें दोनों बच्चों ने, एक ने छाती पे चढ़ा और एक ने पैर पकड़े और माँ ने मोबाइल छीनी, 33 लाख रुपए उसको सूबेदार को मिलने थे। जी मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, आया नहीं, लेकिन आप लेकिन ऐसे कई केस हैं, आपके पास ऐसे आए हुए हैं केस जो बाप बिल्कुल हाँ पिता से हिसाब मांग रहे हैं, आपने क्या किया? अरे भाई उसने अपनी जीवन में, नई बहू आके ये कहती है हाँ। कि हमको दिया ही अभी जो मैं बता रहा था वो केस यहीं का है, टेकनपुर या डबरा के लड़का तो वग गया कर। अब वो सास अकेली है, वो मजदूरी करती है वहाँ कहीं टेकनपुर या भितरवार के आसपास किसी फार्म हाउस पे, और उससे इससे दिलवाओ। तो मैंने कही ये सास है, 60 साल की उम्र इसकी हो गई होगी, जिद तुम्हें क्या देगी? इसको तो उल्टा तुम्हें देना चाहिए। हाँ बुढ़ापे में बिल्कुल ठीक। कहनी साहब पति तो मेरा चला गया, इन्हीं का तो लड़का था, तो मैं लड़का था, तो शादी तो जिससे आपने की है, आपके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी। वो कहाँ चला गया? चल जब वो कहता आता है चला जाता है कहीं भी। अभी जो मैं पहले चर्चा कर रहा था, हाँ वो कहता अभी रिसेंट है, हाँ अब वो गायब है, नहीं है, मोबाइल नंबर उठना नहीं है, पता है नहीं, घर में है नहीं, घर रह नहीं रहे। इसके बाद भी सास को मैं देख रहा था, वो बेचारी कह के गई कि जब मेरा घर ऐसा छोटा सा टूटा फूटा, इसमें आके बहू बेटे दोनों रहे, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो मजदूरी करती हूँ 10,000 रुपये के थे, इसके बाद भी मैं अपनी बहू को पैसे देने को तैयार हूँ। भाई उस बुजुर्ग महिला ने जिसने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसने शादी भी कर ली, शादी सफल भी नहीं हो रही, इसके बाद बुजुर्ग माता पिता परेशान हो रहे। अच्छा, अब इस तरह की भी चीजें आ रही है, वो हालांकि ये आलमन सेल का मामला आ जाता है, जिसमें इस तरह की प्रावधान है कि अगर कोई बुजुर्ग माता पिता को बेटा बहू परेशान प्रताड़ित करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, खाने को नहीं देते हैं, और वो अगर यहाँ तक पहुँचता है मामला, तो उनके खिलाफ बड़े कड़े प्रावधान इसमें है। नहीं, आलमन सेल में आता है, हमारे यहाँ भी आता है, हाँ हाँ, यहाँ कोर्ट में भी आए। हाँ बुजुर्ग माता पिता को, अच्छा माता पिता भी बड़े क्या कह सकते हैं, कुछ अजीब तो नहीं, चूंकि उनके पुत्र हैं, हाँ, पहले से ही उनने जिनके नाम कर दिया, जिनके नाम कर दिया, इन्हें खुद के नाम कुछ है ही नहीं, अब बाद में खड़े हैं यहाँ। ये तो वृद्धाश्रम जाएंगे। नहीं, वृद्धाश्रम तो वो बहू बेटे चाहते ही है कि जो चले जाएं, हाँ उनका तो टारगेट ही है। टारगेट ही है। हाँ, लेकिन ऐसे भी केस हैं, लेकिन इसमें शासन की व्यवस्था है। ग्वालियर एसपी ऑफिस में आलमन सेल है। हाँ, आलमन सेल के बाद भी अगली सीढ़ी के रूप में एसडीएम कोर्ट है। एसडीएम साहब को जो अधिकार है कि वो माता पिता के मकान से बच्चे बहू बेटे को विदा करें, हाँ। और उनको अपना जीवन यापन करने की बात करें, तो ये एसडीएम साहब को वो पावर है। चलिए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि अब हम आखिरी पायदान पर हैं, समय की अपनी मर्यादा है। एक सवाल, सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला कोई ऐसा प्रकरण जो इस तमाम प्रपंच, तमाम गंदगी और तमाम हम कहें छोटी सोच और तमाम तरह की बुराइयों के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा रोशनी दे रहा हो, क्या यार ये है, इसको अगर हम करेंगे तो एक आदर्श बनता है कि नहीं, इसने मुझे उम्मीद की किरण दी, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी एक हो जो
आपके सामने आया हूँ और काउंसलिंग के बाद इस दौर में अपनी सोच को बदल के आपके साथ गया हो कि नहीं साहब मैं ये आपको। मनीष जी, आप एक केस की बात कर रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में उदाहरण है, केस है, और समय की जो आपने नहीं फिर नहीं आप बताइए, ये आखिरी है, आप बताइए। नहीं, आखिरी तो कुछ अभी नहीं है आपके साथ। मैं मुझे आज आपने जहाँ बुलाया है, जो आखिरी नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य और हम तो हमारा जुनून है, हमारा जो अभियान है, नहीं आप तो उसमें परिवार नहीं, ठीक बात, उनको जोड़ना है। परिवारों को जोड़ने की बहुत अच्छी सोच। अपनी हम आचरण आपके साथ है इस मुहिम में। अब आप बताइए। नहीं, आचरण हमारे साथ है तो हम भी अपने आचरण को साथ रखेंगे। बिल्कुल बताइए। हमारी अपनी एक टीम है, तो मैं ऐसे, जैसे मैं एक अच्छा सा उदाहरण, हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर में बैठते थे, दोनों पति पत्नी आए, परिवार के लोगों को बुलाया गया, बैठे, बहुत बड़ा हॉल है वहाँ। पहले दिन भाई आ गया, भाई की बहन जो पत्नी थी, उनकी माँ, बातचीत करी। लड़का जो पक्ष था, वो लड़का पक्ष भी साथ में था, बातचीत हुई सब। दोनों से जब अलग अलग हुई, लड़का बोला कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे तो नहीं है, अब आपने मुझे इतना समझाया है तो मैं ले जाने के लिए तैयार। लड़की पक्ष में, चूंकि लड़की का भाई, उसकी माँ और लड़की दोनों बैठे सामने, हम बैठे थे। वो भाई वो बोले, वो ही लड़की बोले नहीं साहब मैं तो किसी कीमत पे। चलिए, यही स्टोरी सेकंड जब तारीख लगती है तो मामला बदल गया। अच्छा। लड़की बोलती है मैं हम साहब तैयार। नहीं, पहले दिन उसने बोला जाने को तैयार नहीं हो। हाँ। दूसरे दिन दूसरी तारीख पे मामला बदल गया, एकदम उल्टा हो गया। मैंने लड़का आया तो पीछे हॉल बड़ा था, लड़की भाई सब कह रहे कि, लड़की बोली कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने उन्हें मना किया कि अब हम नहीं भेजेंगे। इसके पहले एक घटना घट गई। घटना क्या घटती है कि वो लड़का जो पीछे बैठा था हाई कोर्ट में मीडिएशन सेंटर में, उसको गस्त आ गया और वो गिर गया। वो जब गिरा तो जितनी भीड़ और भी जो पार्टियां बैठी थी, दौड़ के उसे नीचे ही हॉस्पिटल है वहाँ मीडिएशन सेंटर में, उसे ले गए उठा के सब लोग। लड़की का भाई और उसकी माँ बैठी रही सामने, उनको कोई दर्द नहीं। जब उसे ले गए, दवा ववा कराई, अगली तारीख पे उसके भाई भाभी के साथ जब बुलाया गया, अब लड़की हमसे बोली कि मैं साहब उसके यहाँ जाने को तैयार हूँ। मैंने कहा हम भेजने को तैयार हूँ। कह रही सर जी आप कैसी बात करते हैं? मैंने कहा नहीं, बताओ, मैं जवाब देता हूँ। मैंने उसके भाई से वहाँ से कहा कि तो तुम्हारा दामाद था, तेरा जीजा था, इसका पति था। जब पूरे समाज के लोग इसे उठा के नीचे ले जा रहे हैं जानते तो वो लोग अपनी सिड्डी से ही नहीं उठे, वो अपनी कुर्सी से ही नहीं उठे, तो उस घर में जी जाके कैसे रहेगी? तब वो रोने लगी। तो लड़की से अलग से बात की कि मतलब जाना चाहती थी, मम्मी और भैया के डर से बरगला रहे थे। मम्मी और भैया के डर से मैं वहाँ तक नहीं जा पाई। तो ऐसे ही परिवार में ये भी है। तो ऐसे केस जब आपके साथ बैठे हैं और सुने, और मैं अपने आप को तो क्या महसूस करूं, आपका और आपके पूरे चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और बहुत ऐसा केस, और लेकिन मुझे अंदर से आत्मा मेरी पूरी टीम की आपके साथ, आप हमारा थोड़ा ऐसा साथ देंगे तो हम चाहते हैं कि जब हम समाज में आए हैं, और चूँकि आपका जो आपने भी यही सोचा होगा जब हम प्रेस हमारे पत्रकारिता मिशन है आपका, बिल्कुल है। तो कौन आम जनता तक अगर कोई चीज है तो जनता के हित की है, जनता के लाभ की है, तो जनता तक पहुंचे, ऐसा प्रयास आपने किया। और हम तो कई समय से छुपे बैठे थे, आज आपने बुला के
मुझसे जो बातचीत की, और पता नहीं कितने सारी आपने कई चीज़ें तो मुझे याद आती गई। याद इसलिए आ रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। अगर मैं कहीं से पढ़ के आऊँगा तो नहीं बता पाऊँगा मुझे, तो आपने खटाखट याद आता है। तो रट्टू और आप मुझे कोई प्रश्न छोड़ दोगे तो मुझे फिर याद आ जाएगा। बिल्कुल तो इसे आम जनता से एक अपील भी करना चाहता हूँ बिल्कुल आप करिएगा कि जो खास तौर पे ग्वालियर न्यायालय में जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे समझौते की बात आई थी, उसमें सेंटर केंद्र चले, उसमें सैकड़ों समझौते हुए। आजकल एसपी ऑफिस ग्वालियर में परिवार परामर्श केंद्र संचालित है, और हम लोग उसमें बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क भाव से, किसी का पानी भी हम लोग नहीं पीते हैं। और उसमें अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है, आसपास अगर किसी के पड़ोस में भी कहीं ज़रूरत पड़ती है, और वैसे भी किसी को ज़रूरत पड़ती है कहीं, तो हमारी वो सेवाएं ले। चैनल के थ्रू हमारी बात बहुत जगह पहुंची होगी। तो इसमें हम लोग जो उद्देश्य है हमारा, ऊपर वाले के नंबर बढ़ाने का है। नीचे नंबर बढ़े ना बढ़े, ऊपर अगर हमारे नंबर बढ़ते हैं तो भी घर के कलेश को रोक ले गए। घर के कलेश, छोटे छोटे बच्चे आजकल सुसाइड करने लगे हैं, तो इस सब को सुसाइड सुन के तो हमको अंदर से कुछ अजीब सा लगता है। हम जितने माता पिता या बच्चे आते, पति पत्नी आते, उन्हें सुसाइड से रोकना पहला दे। आत्महत्या तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, रेल की पटरी की जो स्लीपर है, उनके बच्चे, स्लीपर अगर मजबूत है तो फिर परिवार जुड़ा भी रहता है। इसमें हमारा प्रयास रहता है, और हम आगे भी अपनी सेवाएं बिल्कुल संचालित है। हमारी टीम मनीष साहब, हम पुराने मित्र भी हैं, लेकिन आपको पहले भी हमने पत्रकारिता में देखा, लेकिन आज आपने मेरे को सीधे सीधे बात करने का जो अवसर दिया आचरण परिवार ने, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के, और ये जो पूरा की पूरा मामला है, ये हरी कथा अनंता जैसा है। क्योंकि जब तक समाज रहेगा तो इस तरह की चीजें होती रहेगी, बातें आती जाती रहेगी, लेकिन इस तरह की कड़ी जो सरकार की तरफ से संचालित है, कोसने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन तारीफ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। क्योंकि आज के दौर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनके बीच से अगर एक उम्मीद की किरण बनकर परामर्श केंद्र से जुड़े प्रदीप कश्यप जी जैसे लोग समर्पण भाव से अगर समाज को कुछ लौटाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह अपने आप में अनुकरणीय है। और इस तरह के प्रयासों का समर्थन आचरण परिवार ने अपनी 55 वर्ष की परंपरा में लगातार किया है, और हम अपने डिजिटल माध्यम में भी इस परंपरा का पूरी तरह से वाहक बनकर प्रदीप जी जैसे सामाजिक लोगों के साथ समाज के उस तबके को आईना दिखाने का काम करते रहेंगे जो छोटी सी बात पर अपने पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने से बाज नहीं आते। तो प्रदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए से आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।